देवी एनार, देवी एनार, कल अमावस्या की रात है, मुझे सब मालूम है। हाँ, देवी एनार, देवी मेरे सपने में आई थी, वो बोली थी वो कल आएगी, वो कल आएगी, नक्कीच येणार देवी। देवी येणार, आएगी, आएगी देवी, आएगी, आएगी, देवी आएगी। अरे अवधू, ये देख क्या है? देख तो जरा। ये देखो क्या है? लगता है तेरे घर पे किसी की नजर है। पांडू बच के रहना रे, लगता है कुछ तो भी जरूर होने वाला है। साहब मैं क्या करूँ अभी? मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको? कैसे ठीक होगी? अरे रोना धोना बंद कर, डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। लता प्रेग्नेंट है, 4 महीने हो चुके हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रे, तू अकेला मजदूरी करके घर तो संभाल लेगा, लेकिन इसके काम का जो पैसा तूने एडवांस में लिया है मेरे से, वो पैसा कौन वापस करेगा? तेरा बाप? डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसका तो ऑपरेशन हो चुका है। हाँ हाँ जानता हूँ, इसका यूट्रस, मेरा मतलब है इसकी बच्चेदानी मैंने ही निकाली थी। कुछ केसेस में बच्चा गर्भ के बाहर ही ठहर जाता है और 100 में से किसी एक ही औरत के साथ ऐसा होता है। देखा, मैंने बोला था ना देवी आने वाली है। देवी ने लता के गर्भ को अपना घर चुना है। ये सब कृपा और चमत्कार है, चमत्कार है ये चमत्कार नहीं है, पाप है पाप। अरे देख क्या रहा है? गिरा इस पाप को, और तू नहीं गिरा सकता है ना तो मेरे को बोल, मैं गिराता हूँ। देवी के खिलाफ जो भी जाएगा ना, उसकी मौत पक्की है। हाँ, और पाप उस पर भी चढ़ेगा जिसके सामने देवी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे देवी की सेवा करो देवी की। मुबारक हो, बेटी हुई है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है। अरे पांडु, तेरे तो दिन फिर गए, तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अब देखना ताई, पांडु कैसा तरक्की करता है। उसके घर तो देवी आई है। बस लौटी नहीं साहब, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मंदिर के आसपास जहाँ ढूंढना था सब जगह ढूंढा साहब, लेकिन नहीं मिली। तुम्हारी बीवी मंदिर में अकेली गई थी, कोई था नहीं उसके साथ? वो और हमारी बच्ची थी उसके साथ। बच्ची की उम्र क्या है? अभी 10 दिन की है साहब बच्ची। उसी की नजर उतरवाने के लिए गई थी, लेकिन आई नहीं वापस। 10 दिन की बच्ची को लेकर तुम्हारी बीवी मंदिर गई थी? हाँ साहब। तो वो अकेली क्यों गई? तुम क्यों नहीं गए उसके साथ में? साहब मेरे को काम पे जाना पड़ता है ना साहब। अभी वो बच्चा घर में है, तब से लता भी काम पे जाती नहीं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। अगर मैं भी छुट्टी लेने लगा तो काम के वादे हो जाएंगे साहब। एकदम गरीब है साहब, रोज कमाओ रोज खाओ, ऐसा चलता है। तुम्हारे घर में तुम दोनों के अलावा कोई और है? 6 साल का बेटा है, प्रकाश नाम है उसका। बीवी की फोटो है? कामनी मैडम, इसकी रिपोर्ट लिखवा लीजिए। सब डिटेल्स कामनी मैडम को बता देना। बैको जरा पता कर रहा। सर। हाँ, ये कल अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आई थी, उसकी नजर उतारी, दर्शन किया और फिर चली गई। कुछ अंदाजा है कि यहाँ से वो गई कहाँ थी? नहीं सर, ये तो हमें नहीं मालूम। 3 महीने पहले देवी माँ ने कृपा की थी उसके ऊपर। बच्चा दानी निकालने के बाद भी पेट से थी वो। शिवांगी ताई कहती थी देवी माँ जरूर आएगी, और देवी माँ आ गई, वो भी लता के बेटी के रूप में। देवी की नजर थी लता के घर पर, इसलिए उसने लता के कोख में जन्म लिया और हमारी इस बस्ती में प्रकट हुई। लता बहुत अच्छी है मैडम, सबसे प्यार से रहती है। उसका बेटा प्रकाश, वो तो उसकी जान है, लेकिन पांडु लता की सारी कमाई छीन लेता है, फिर भी वो उसको पैसा देती है और उसके पसंद के कुल्फी खिलाती है। सारे पैसे तू ले लेता था।
फिर वो प्रकाश को कुल्फी के पैसे कहाँ से देती थी? पता नहीं साहब, लेकिन मैं तो कभी प्रकाश को पैसा दिया नहीं। सब बस्ती में एक बड़ा मेडिकल रैकेट चल रहा है जिसमें बस्ती की ऑलमोस्ट सारी औरतों ने अपना यूट्रस निकलवा दिया ताकि मजदूरी करते समय प्रेगनेंसी या पीरियड के वजह से छुट्टी लेनी ना पड़े। और सर इतना ही नहीं, इनके दिमाग में एक गायकवाड़, लता के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लता के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली है कि उसका यूटेरस निकालने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई और गाँव वालों का मानना है कि उस पर देवी माँ की कृपा हुई। व्हाट रबिश गायकवाड़। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है। करडे, ये तुम कह रहे हो? पुलिस वाले हो ना तुम? ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास रखते हो तुम? पुढच्या वेळेला असं काही बोललत ना तो तुमको ही मिर्ची खिलाऊंगा मैं अभी। सॉरी सर। गायकवाड़, ये विश्वास अंधविश्वास सब छोड़ो। अगर लता का यूट्रस निकाला गया था और उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत ही हल्का फर्क होता है और इसी फर्क का फायदा उठाकर कई बार पैसे वाले लोग गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें उनकी किस्मत है। ये हालात तब तक बने रहेंगे जब तक कि अज्ञान दूर नहीं होता। तब तक ये अंधश्रद्धा लोगों को डराती रहेगी, उन्हें मजबूर करती रहेगी, यहां तक कि उनकी जान भी लेती रहेगी। बाबा बाबा सर, गले के निशान से तो ये क्लियर है कि गला घोट के मारा गया। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसका मर्डर कल ही हुआ है। करडे, पूरा एरिया चेक किया सर, बच्ची कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मर्डर बच्चे के लिए ही हुआ। वही इसे मारकर बच्ची को ले गए। 7 सवा 7 तक। किसके पास काम करती थी? मालूम नहीं साहब। तेरी बीवी किसके यहाँ काम करती थी तेरे को मालूम नहीं? नहीं, सच में नहीं साहब। पता नहीं है, झूठ बोल रहे हैं हमसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? क्योंकि हो सकता है तूने ही तेरी बीवी का मर्डर किया हो। चल बोल, बच्ची कहाँ है बोल। साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं लता से बहुत प्यार करता था, उसको बहुत चाहता था। मैं उसको क्यों मारूंगा साहब? चल ठीक है, मान ली तेरी बात, जा। अरे आता जा ना, का ठेवू बसून तुला। और सुन, शहर छोड़ के मत जाना, नहीं तो पकड़ के लाऊंगा वापस। ठीक। चल निक। गायकवाड़, अगर ये सच कह रहा है तो इसकी बीवी सुबह 1 घंटा किसी के पास काम करती थी। अब कैसे पता करे कि किसके यहाँ काम करती थी? सर, एक आइडिया, मैं घर फ़ोन करके ट्राई करता हूँ, शायद आइडिया कम कर जाए। घर? हाँ सर, ट्राई करता हूँ। हेलो। अरे मैं घर जल्दी नहीं आ रहा, तुम सामान की लिस्ट क्या दे रही हो? तुम रुको 1 मिनट, कुछ पूछना था तुमसे। अब हमारे घर में जो मेड आती है वो अपने घर काम के लिए कितना वक्त लेती है? मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। अरे सवाल का जवाब दो तुम। अरे तुम पुलिस वाले की बीवी हो तो क्या सवाल पे सवाल करोगी? हाँ हाँ तुम, हाँ हाँ ठीक है। अरे यार, तुम सामान की लिस्ट बाद में देना, मैं करता हूँ बाद में। सर, घर काम के लिए तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं। लता सुबह 6 बजे जाती थी और करीब 7:15 को वापस आती थी, मतलब सवा घंटा। अगर 20 मिनट उसे आने जाने में लगते हैं, मतलब 1 वे 10 मिनट लगते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी वो काम करती थी उसके घर से 10 मिनट के रेडियस में होने चाहिए। वाह गायकवाड़, बीवी की डांट खाकर तुमने थेरी बड़ी अच्छी बनाई। चलो आप एक काम करो, लता की फोटो लो और जिस बस्ती में वो रहती थी उसके आसपास पूछताछ करो कि वो किसके पास काम करती थी। एक और बात, डॉक्टर प्रधान से भी पूछताछ करो। अगर उसने बाकी की औरतों का यूट्रस निकाला तो फिर उसने लता का यूट्रस क्यों नहीं निकाला? जी हाँ, मैंने लता का यूट्रस नहीं निकाला था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका यूट्रस निकाला जाए। बाकी सब खुद आई थी मेरे पास यूट्रस निकलवाने। उन सब की एनओसी मेरे रिकॉर्ड में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते कि मैंने उन्हें कुछ फोर्स किया है या तो कुछ इलीगल किया है? इलीगल नहीं, लेकिन आपने गलत किया है और ये आप भी जानते हैं। और नहीं निकालने के लिए 20,000 लता ने दिए थे। लता ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सबको झूठ बोल दूं कि मैंने उसका यूट्रस निकाल दिया है। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझसे हेल्प मांगी।
क्योंकि वो बच्चा रखना चाहती थी। तो मैंने सबको बोल दिया कि बाबा एक आध रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि यूट्रस के बिना भी बच्चा हो सकता है। उसको तो मैंने मदद ही की साहब। इस डॉक्टर प्रधान की दरियादिली की दो वजहें हो सकती है। या तो ये सचमुच लता की मदद करना चाहता था, या फिर ये जो कह रहा है कि उसको कदम और लता दोनों से पैसे मिले थे। अब सवाल ये है कि लता के पास इसको देने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? एक गरीब मजदूर औरत को इतने पैसे देगा? शायद वो जिसे उसके यूट्रस की ज़रूरत हो। सर एक सेकेंड, आपका मतलब है सरोगेट मदर? एग्जैक्टली। पांडु के मुताबिक लता सिर्फ 2 जगहों पर काम करती थी, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर और किसी के यहाँ घर काम करती थी। तो हो सकता है कि ये पैसे जिसने भी दिए हो वो इन्हीं 2 जगहों में से किसी एक पर दिया। अब हमें पता ये करना होगा कि वो किसके यहाँ घर काम करती थी। हाँ, इसे तो पहचानते हैं हम। यहाँ पे घर काम के लिए आती थी। किसके यहाँ काम करती थी? वो 703 में हुसैन साहब के यहाँ। ठीक है। जी कहिए, ये आपके यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन काफ़ी दिनों से काम पर नहीं आ रही। और अब आएगी भी नहीं। क्यों? ये मर चुकी है। मेरी बीवी का 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा रहमान भी 5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गया। अब इस घर में हम सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बहू अस्मा और पोती नाज़नीन। तो आप तीनों के अलावा फैमिली में और कोई नहीं है? एक बेटी है बेनज़ीर, वो वापी में अपने शौहर तबरेज और 2 बच्चों के साथ रहती है। ठीक। मतलब हमारी सरोगसी वाली थियरी गलत निकली, क्योंकि सज्जाद हुसैन की फैमिली में किसी को सरोगसी की जरूरत है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि फैमिली के अलावा कोई और हो जिसे सरोगेसी की ज़रूरत हो। होने को तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर सवाल यह है कि ये जो भी ज़रूरतमंद है वो लता को मिला कब और कैसे? क्योंकि अगर सुबह का 1 घंटा छोड़ो तो लता पूरा का पूरा दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ करती थी। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, मैं अरनाला के देवी मंदिर में अभी जाना होगा। सर, पांडु ने बच्ची के हाथ पे पहले नजर वाली चूड़ी से ये कंफर्म किया है कि बच्ची उसी की है, लेकिन फिर भी रूटीन प्रोसीजर के हिसाब से बच्ची के खून को पांडु और लता के सैंपल के साथ मैच करने के लिए भेज दिया। गुड सर, ये लता की पीएम रिपोर्ट है। गायकवाड़, जैसा कि हमें शक था लता की मौत गला दबाने की वजह से हुई, और मौत 12 दिसंबर को सुबह 11 से 12 के बीच ही हुई। तो सब सवाल यह है कि लता जैसी मजदूर औरत का मर्डर कोई क्यों करना चाहेगा? हाँ बोला, क्या? तो बटिए पीछे। बैकआउट, पूरे टेरेस देखो, किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, कर ले, नीचे जाकर इनके घर की तलाशी लो। सर, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर, कल रात को 9:30 बजे तक जब अस्मा और नाज़नीन शॉपिंग करके घर ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैं लाइट्स ऑफ करके सोने चला गया। सर, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि अगर ये लेट हो जाते हैं रात को लौटने में तो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लेते। फिर सर सुबह जब मैं उठा और किचन में अपनी चाय बनाने के लिए गया तो देखा रात का खाना ऐसे ही पड़ा था। मैं इनको बेडरूम में देखने गया, वहाँ ये दोनों थे ही नहीं। सर, पूरे घर में कहीं नहीं थे। फिर मैं छत पे आया तो दोनों को खून में लथपथ हुए देखा।
बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मैंने इनका पूरा घर चेक किया पर मर्डर पेपर नहीं मिला। सर ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा होता तो हमें ये पता चल पाता कि अस्मा एग्जैक्टली कितने बजे घर आई थी और उसके पीछे लेट नाइट कोई सर वाह लियोन गया। ये सज्जाद हुसैन और उसकी फैमिली, इनके बारे में कुछ बता सकते हो? अब क्या बताएं साहब, बहुत ही लिच्चर लोग हैं। और हुसैन साहब कसरत के नाम पर छत के एक हिस्से को जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। और उनकी बहू यहाँ से तो बुर्के में जाती थी साहब, पर ऐसा सुना है कि बाहर जाके छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। वो किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती है साहब, जहाँ पे मर्द और औरत सब आते हैं। पार्लर का नाम क्या है? आप बता सकते हैं हुसैन फैमिली के यहाँ कौन कौन आता जाता है? ज़्यादा तो किसी को आते जाते नहीं देखा, पर हाँ रिश्तेदार ही आते जाते थे और उनकी बेटी और दामाद अक्सर आया जाया करते थे। मैडम जी, बेनज़ीर को आते जाते ना भी देखो ना तो भी पता चल ही जाता है। जब वो आती है ना तो उसके घर में झगड़ा जरूर होता है और इतनी जोर जोर से चिल्लाती है ना कि पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंजती है। कल नाइट ड्यूटी पे तुम ही थे ना? ये हुसैन के घर किसी को आते जाते हुए देखा था? नहीं साहब, बिल्डिंग में रहने वाले लोग ही अंदर बाहर हो रहे थे, बाहर का तो ऐसा कोई आया नहीं। तुम ड्यूटी पे कितने बजे पहुंचे? करीब 8:15 बजे। ठीक है। औरतों का घर के बाहर काम करना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता सर। मेरे एतराज़ करने के बाद भी अस्मा पार्लर में काम करती थी। मेरी बहू मेरे काबू में नहीं थी, ये मैं आपको कैसे बताता, इसलिए छुपाया। और बेनजीर से झगड़े वाली बात क्यों छुपाई? साहब जहाँ फैमिली है वहाँ झगड़े लाजमी है, इसमें बताने और छुपाने जैसी क्या बात है? लेकिन ये झगड़ा था किस बात का? कोई ऐसी बात ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें बेनजीर से पूछताछ करनी होगी। आप सोच लीजिए। लड़कियों के नहीं, अपने पास रखो अपने कायदे कानून। मेरे होते हुए नाज़नीन से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। बकवास बंद कर वरना। गायकवाड़, आसमा के केस में प्राइम सस्पेक्ट तो घर वाले ही हैं, लेकिन बाकी की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते। 5 साल पहले उसका पति मर चुका है, पार्लर में काम करती थी, हो सकता है उसका कोई अफेयर रहा हो। एक काम करो, जिस पार्लर में वो काम करती थी वहां पर पूछताछ करो, शायद वहां कोई क्लू मिलता है। हो सर। आसमा के अफेयर के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन अपने काम में बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ड वर्क। सर वो यहाँ काम जॉब से नहीं निकाला? सर मैंने उसे जॉब से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है, और जितनी उसे जॉब की ज़रूरत थी उतनी सैलून को भी उसकी ज़रूरत है। सर वो हमारी स्टाफ ऑफ, सारे क्लाइंट उसी को पसंद करते थे। हाँ मैं वहाँ गया था और आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं खुद अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालना चाहता था। आपने उसे धमकी भी दी थी कि उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ तो चुकाई ना उसने कीमत। गायकवाड़, ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो और प्लेन क्लोज में अपने 2 बंदे इसके घर के बाहर लगा दो। और हाँ, उस बेनजीर को बुलाओ पूछताछ के लिए। सर छोटी बच्ची की पीएम रिपोर्ट। जैसा कि हमें शक था, मर्डर गला दबाने की वजह से ही हुआ है और 11:30 से 12:30 के बीच हुआ है। गायकवाड़, ये बच्ची पैदाइशी अंधी थी। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक तो ये लता और पांडु की बच्ची थी ही नहीं। मतलब हमारे सरोगेट मदर वाली थियरी सही है? यस। अब अगर लता सरोगेट मदर थी तो इसका मतलब लता को इस सरोगेसी के पैसे मिले होंगे। ये पता करो कि उसका कोई बैंक अकाउंट है क्या, और अगर था तो उसमें कब और कहां से पैसा आया। आसपास के जितने भी IVF सेंटर्स हैं वहां पर पूछताछ करो, क्योंकि अगर उसने सरोगेसी करवाई है तो वो इनमें से किसी एक का था। उस दिन जब भी मेरी आई मेरी बहन को मंदिर लेके जा रही थी ना, उस दिन मेरे बाबा ने मेरी बहन का गला दबा दिया था। चुप होता, मेरा दिमाग फिर गया ना। और मेरे बाबा मेरी आई, फिर उस दिन बाबा भी काम पर नहीं गए थे। उस दिन अगर तुम्हारे बाबा काम पर नहीं गए तो कहाँ गए? मालूम नहीं, पर उस दिन जब भी आई मंदिर गई थी ना, तभी बाबा भी उनके पीछे गए थे। प्रकाश से मिली इन्फॉर्मेशन ने हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। हमें यह पता चल गया कि पहले 4 महीने तक लता ने अपनी प्रेगनेंसी गाड़ी में कौन था पता नहीं साहब, मैंने देखा ही नहीं। गाड़ी का नंबर याद नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। बोल रहा है? नहीं साहब, अगर आपको चाहिए तो मैं विरार वाला बैंक आपको दिखा सकता हूँ।
सर आसमा और नाज़नीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया और मौत की वजह भी हेड इंजरी है। मौत का वक्त शाम 7 और 8 के बीच का है। गॉड, रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मर्डर वेपन है उसका सरफेस बहुत छोटा नहीं था। इसका मतलब कोई स्टिक या रॉड तो नहीं हो सकता। गॉड, नाज़नीन के साथ मरने से पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है? जी सर, पर समझ में ये नहीं आता कोई छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि मर्डर शाम को 7 और 8 के बीच हुआ है और आसमा की मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि 7 और 8 के बीच वो अपने घर पर ही थी, जबकि सज्जाद ये कह रहा है कि वो 9:30 बजे तक घर पर आई नहीं थी। सर पांडु सच कह रहा था। लता का बैंक में अकाउंट जिसमें उस दिन 50,000 डिपॉजिट किए गए और एक बार पहले भी कैश में 50,000 डिपॉजिट किए। सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि लता को बैंक में आसमा हुसैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मतलब ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और लता की बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया ये पैसा उसकी सरोगेटिव थे, उन सबकी एक लिस्ट बनाओ और आसमा के कॉल रिकॉर्ड के साथ मैच करके देखो। हो सकता है इनमें कोई कॉमन नंबर निकले। ये हो सकता है कि आसमा उस सरोगेसी वाले कपल को जानती हो या ये भी हो सकता है कि आसमा ने ही ये डील फिक्स करवाई हो। और आसमा के मर्डर के पीछे की वजह भी यही हो। सर, मैं सज्जाद हुसैन के घर पे बॉडी क्लेम पेपर पे साइन लेने गया था। डोरबेल बजाई और वेट कर रहा था, तभी मुझे शू रैक के पीछे एक लाइट ब्लिंक करती हुई दिखी। सर मैंने सज्जाद से साइन ले ली, उसके बाद शू रैक के पीछे देखा तो ये कवर में मोबाइल मिला। इस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए सर। अभी मैडम पता कीजिए ये मोबाइल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जी सर। रिकॉर्ड चलो। सर आप ये बेवजह मुझे परेशान करने क्यों आ जाते हैं? सर मुझे जो पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सच मेरा यकीन कीजिए आप। सर आगे करो। बाथरूम से मिला है। आप तो कह रहे हैं कि आपने हमसे कुछ नहीं छुपाया। आपने हमको ये नहीं बताया कि आपने आपकी बहू की बाथरूम में ये स्पाई कैम लगा कर रखा है, जो स्पाई कैम आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड है और इस स्पाई कैम पर आप अपनी बहू के वीडियोस बनाते थे। आपने हमसे ये भी झूठ बोला कि मर्डर वाले दिन 9:30 बजे तक आसमा और नाज़नीन घर पर नहीं आए थे, जबकि उनका मर्डर शाम को 7 और 8 के बीच हुआ है। मर्डर से पहले नाज़नीन पर रेप किया गया है। मेरे ख्याल से इतनी वजह काफी है आपको परेशान करने के लिए। इन सारी बातों का मुझे कोई इल्म नहीं है। ये स्पाई कैम तुम्हारे घर के वाईफाई से कनेक्टेड क्यों है? वो फोन किसका है? सारी शर्म तो उसने बेच खाई थी। उसके किसी यार की हरकत होगी वो। तो आपको कुछ नहीं पता? मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। तब तो आप ये भी नहीं जानकर रखना जब तक इसको सब याद नहीं आ जाता। सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर पता चल गया है मोबाइल किसके नाम पे रजिस्टर्ड। किसके? सर ये फ़ोन मेरा नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने अपने अब्बू को मजबूर किया था वो फ्लैट बेचने के लिए और मैं आसमा से नफरत भी करती थी, मगर उसके लिए मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करूँगी सर। वापी के शॉपकीपर के रिकॉर्ड्स में ये फोन तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। यही फोन बाथरूम के स्पाई कैम से कनेक्टेड था। इसका मतलब साफ है, तुम अपनी भाभी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि फ्लैट के ऊपर से अपना क्लेम वो छोड़ दे, वरना तुम ये वीडियोस वायरल कर दोगी। खुदा कसम सर मैं सच बोल रही हूँ, ये फ़ोन मेरा नहीं है। तो फिर ये फोन तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड क्यों है? पता नहीं सर, मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। मेरे डॉक्यूमेंट चोरी करके उन्होंने फ़ोन खरीदा होगा। और आपके पास कोई सबूत है कि ये फ़ोन मैंने खुद जाके दुकान से खरीदा है? सर जिस दिन लता और बच्ची का मर्डर हुआ था उस दिन ये 2 नंबर मर्डर स्पॉट और बैंक के बाहर एक्टिव थे। पता करो ये दोनों नंबर्स किसके हैं। यस सर। और आसमा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन के साथ मैच करके देखो। यस सर। सज्जाद के टेरेस पर मिले सामान की जो लिस्ट है उसमें एक डंबल का जिक्र है। जी सर, मैंने देखा भी था। हाँ, लेकिन उसके घर में जो सामान मिला था उस लिस्ट में कहीं भी दूसरे डंबल का जिक्र नहीं है। एक ही डंबल था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा डंबल ही मर्डर वेपन है और फिर उसको गायब कर दिया गया? सर ये देखिए ये मिला है। इस डंबल को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और उनसे जल्द से जल्द फिंगरप्रिंट रिपोर्ट मंगवाओ। सर अगर सिंगल पीस रहना चाहता है ना तो सच सच बोल, वरना इतना मारेंगे कि पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये तेरी मोबाइल लोकेशन, इससे साफ पता चलता है कि उस दिन शाम 7 से 8 बजे के बीच तू सज्जाद के घर पे था और 7 से 8 बजे के बीच ही आसमा और नाजनीन का मर्डर हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, नाजनीन के कपड़ों पर जो सीमेंट मिला वो तेरे सीमेंट से मैच होता है और जिस डंबल से तूने मर्डर किया उस डंबल पर तेरी उंगलियों के निशान भी है। और बाथरूम में स्पाई कैम भी तूने ही लगाया था ना? एक 8 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर किया तूने उसका। अब अगर सच नहीं बोला ना तो तेरे मुंह में हाथ डाल के सच बाहर निकाल लूंगा मैं। बोल। सर बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था सर, पैसे की बहुत दिक्कत थी सर, इसलिए मैं बेबी को प्रेशर। आसमा काफी अच्छे दोस्त, शादी के 5 साल बाद भी हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, तब डॉक्टर ने हमें सरोगेट मदर के लिए सजेस्ट किया। सर मैंने सरोगेट मदर वाली बात आसमा को बताई, तभी उसने मुझे लता के बारे में बताया। 12 दिसंबर को क्या हुआ था? फरहान और निखत को लता और बच्ची के मर्डर के लिए, तबरेज को आसमा और उसकी बेटी नाजनीन के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई और सज्जाद को जुर्म छुपाने के लिए सजा। जुर्म की दस्तक को हमेशा सुने, उसे समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दौर में सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हम जब घर से निकलते हैं हमें पता नहीं होता कि हमारा सामना किस तरह के मुजरिमों और कैसी कैसी वारदातों से होगा। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं उसमें जो जो हुआ वो पूरी तरह से अनपेक्षित था, अनएक्सपेक्टेड था। मुजरिम हमें अपने इशारों पर नचा रहे थे। हमारे सामने एक जान के बदले कई जान लेने की शर्तें रखी जा रही थी। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जहां मेरी और मेरी टीम की जान, हमारा करियर, सब कुछ दांव पर था। अदालत ने सुरुचि मर्डर और रेप केस में मनप्रीत बग्गा को एक्यूज मानकर उन्हें सजा सुना दी है और इसका पूरा श्रेय सुरुचि के पेरेंट्स अपने लॉयर रमेश निकम को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस की फीस के नाम पर उनसे सिर्फ 1 रुपया लिया है। वाह बेटा, सुनो ना, आज मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम इसे स्कूल छोड़ दोगे प्लीज? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। ओके गाइस, 1 हफ्ते के बाद हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है और इस कंपटीशन का टॉपिक है नारीवाद। सो गो एंड स्टडी इट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, ऑलराइट? ओके मैम। गुड, सी यू टुमारो।
तुम लोग सिर्फ ट्रस्टीज को इन्फॉर्म करो सबसे पहले। ट्रस्टी डिसाइड करेंगे कि पुलिस का क्या करना है। ट्रस्टीज को इन्फॉर्म करो। आकाश सुनो जी सर, तुम एक काम करो, तुम उस कमरे के पीछे वाली खिड़की तक जाओ, हाँ, और पता करने की कोशिश करो कि वहां हो क्या रहा है। लेकिन सर मैं किसी की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। बाइक का नंबर विजिबल है। अगर हमलावर रन कर रहा है तो 20 से 25 किलोमीटर आगे गया होगा। इस रेडियस में चारों तरफ नाकाबंदी लगवा दो। इसका चेहरा हेलमेट से कवर है। इसका हुलिया आसपास की सभी बीट चौकी, टोल नाका और पुलिस स्टेशन में भेजो। क्विक सर। आजकल तुम इस रिपोर्टर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो, कहीं इससे प्यार तो नहीं हो क्या? कम ऑन यार, डोंट बी जेलस। हेलो पुलिस स्टेशन। स्कूल में पुलिस आ गई? मैंने बुलाया पुलिस को। अगर आप पहले पुलिस को बुला लेते तो आज बेचारा पियून मारा नहीं जाता। आपकी वजह से पियून मारा गया। हाँ मनीष। सर उस बाइक का नंबर फेक निकला और कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही है कि वो बाइकर कहाँ गायब हो गया। आई थिंक वो शूटर जरूर सुपारी किलर होगा। सर अभी पियून को गोली मारी है, उसकी बॉडी पीछे है सर। मनीष तुम उसके बारे में पता करो। यहाँ स्कूल में भी मामला काफी सीरियस लग रहा है। किधर? सर उधर। पीछे 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 पीछे। कौन है ये? सर ये पियून है हमारे स्कूल का। गोली कहाँ से चली? सर 3rd फ्लोर से, वहीं से किसी ने इस पे गोली चलाई। सर और भी स्टूडेंट्स हैं वहां पर। प्रिंसिपल कौन है? मैं हूं सर। हमें वो रूम दिखाइए, क्विक जल्दी। सर वो सामने कॉर्नर वाला रूम है सर। सर इस सब के बाद ही हमने पियून को वहां भेज दिया था, ये जानने के लिए कि वो चाहता क्या, उसकी डिमांड्स क्या है, लेकिन उसने पियून को गोली मार दी सर। सीसीटीवी को डैमेज कर दिया। लेकिन आपने पियून को उसके पास भेजा क्यों? हमारे आने का वेट नहीं कर सकते थे? और एक आदमी गन लेकर आपके स्कूल में घुस कैसे सकता है? ये मेटल डिटेक्टर है तुम्हारे पास, फिर भी वो आदमी गन लेके अंदर चला गया। कि तुम उसके साथ मिले हुए तो नहीं हो? अरे नहीं साहब, रोजी रोटी की कसम, हम किसी से मिले हुए नहीं हैं। भक्ति यस सर। चेक करो इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? ओके सर। हर सीसीटीवी के फुटेज चेक करो। हो सकता है स्कूल में आने में किसी ने इसकी मदद की हो। उस रूम में जाने का कोई दूसरा रास्ता है? ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता इन सबसे। उतारो इसे। सर इस विंडो के रास्ते क्लासरूम में अप्रोच तो किया जा सकता है। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। गन है उसके हाथ में। हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले क्रिमिनल के दिमाग को समझना होगा। उसने क्लासरूम के सीसीटीवी को डैमेज कर दिया है, लेकिन हाँ हम उस विंडो के थ्रू से मॉनिटर कर सकते हैं। एक काम करो, टेरेस से उस विंडो पर स्काई कैम लटकाने का बंदोबस्त करो। क्विक सर। इस शूटर ने आपके स्कूल को टारगेट बनाया। आपके स्कूल को इन्फॉर्म करेंगे तो वे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, इसलिए हमने तो स्कूल के स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो लोग क्लासरूम से बाहर भी ना निकलें। बाकी के बच्चों को तुरंत उनके घर भिजवाइए बिना शोर शराबे के। और इस क्लास के बच्चों की डिटेल चाहिए मुझे, और जो बच्चे उसके कब्जे में हैं उनके पेरेंट्स को किसी भी बहाने यहाँ बुलाइए जल्दी। राइट सर। नहीं ली। और सर अब मुझे लगता है कि इसके पीछे मनप्रीत बग्गा का हाथ है।
इस एंगल में तो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और बात है तो बताइए। नहीं सर, अब तक तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। पीकेडी सेकेंडरी स्कूल में कुछ बच्चों को गनमैन ने होस्टेज बना लिया है। भैया रिक्शा रोको, बाजू में ही उतरना है। संतोष की मम्मी बोल रही हूँ। आप कौन? लेकिन आप हमें यूं अचानक पीछे पीछे गया, फिर वापस आया, वापस आकर क्लासरूम में गया और उसके बाद क्लासरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। ये लड़की कौन है? सर ये तो नंदनी है। कहाँ पर है नंदी इस वक्त? सर शायद हमने बाकी स्टूडेंट के साथ इसे भी घर भेज दिया। सर और देखिए, ये बच्चे एक आदमी के स्कूल में आई थी। ये बच्चे कौन है? ये सर प्राइमरी स्टैंडर्ड की बच्ची है, इसे भी हमने घर भेज दिया है। ये आदमी जिस तरह से इस बच्ची के साथ स्कूल में आया है, उसे यही लगता है कि ये बच्ची इस आदमी को अच्छी तरह से जानती है। संदीप, किसी को नंदनी और इस बच्ची के घर भेजो, दोनों को यहाँ बुलाओ। ये दोनों से होगी। आप गलत क्लास में आ गए। हेलो गौतम, थोड़ा और नीचे। सर वो जिस बच्ची के साथ यहाँ स्कूल में आया था उसका नाम कोमल है। हमारे पास कोमल के पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स भी थे, हमने रिकॉर्ड चेक किया सर, लेकिन वो कोमल का फादर तो नहीं है। हो सकता है वो उसका कोई गार्जियन हो। सर मैंने बच्ची और नंदिनी के घर पे अपनी एक टीम को भेजा था। बच्ची का तो पता चल गया, लेकिन नंदिनी अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो ये नंदिनी कहाँ गायब हो गई? पता करो उसके बारे में। सर स्पाइक कंप्लीट हो गया। ऑडियो नहीं आ रहा है? हाँ सर, टेक्नीशियन टीम कुछ काम कर रही है इस पे। लेकिन सर इसने अभी तक बाकी और किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इससे जल्द से जल्द बात करनी होगी। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ अभिमन्यु बन के बात कर रहा हूं। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं निहत्था अंदर आने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे बंधक बना लो, लेकिन प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो। अभिमन्यु साहब मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? ये सब चाह रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देखो, हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें एसिड की जलन को कम करने की दवाई जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाएगा और दवाई भी। प्रियंका? सर ऑडियो आ गया। ये प्रियंका ही पिंकी है ना? नहीं सर, नहीं सर। सच बोल। ट्रस्ट मी सर, वो प्रियंका मेरी दिल्ली वाली फ्रेंड है और वो प्रियंका तो इस क्लास में क्या स्कूल में भी नहीं है। वो पिंकी नहीं है सर, वो सिर्फ प्रियंका है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। देखो, तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी। बच्चों को छोड़ दो, मानना मत उन्हें, प्लीज डोंट शूट। इनको कैसे मालूम पड़ रहा है? रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। रुक जाइए। बच्चों को अंदर होस्टेज बना के रखा गया है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इतनी सारी पुलिस क्यों है यहाँ? देखिए आप जाइए यहाँ से, और ये बंद कीजिए, आप कैमरा बंद कीजिए। देखो, हमने सारे कैमरास हटा लिए हैं। अब प्लीज बताओ कि बच्चों को छोड़ने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी सारी मांग पूरी करेंगे। पहले जैसे कैमरा लटकाया था वैसे फर्स्ट एड बॉक्स खिड़की से लटका के यहाँ पे। प्लीज उसको बाहर आने दीजिए। मैं जानता हूँ आप मुझे ट्रैप करने का प्लान बना रहे हैं। वैसे बाहर भेजने के लिए दरवाजा खोलूंगा, अब भागकर तुरंत अंदर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, तुम्हें बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही बच्चे बाहर आ जाएंगे
हम तुम्हें भी बाहर जाने देंगे। आप बेवकूफ समझते हैं क्या मुझे जिंदल साहब? हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम हम पे भरोसा नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम एक डॉक्टर अंदर भेज देते हैं। डॉक्टर? हाँ, एक लेडी डॉक्टर। शनाया को जिस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है वो फर्स्ट एड बॉक्स से नहीं हो पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये देखिए, इस बाइक पे तो वही फेक नंबर प्लेट है जिस पे वो शूटर आया था। इस बाइक के चेसिस नंबर से पता करो ये किसका नंबर रजिस्टर्ड है। सर बाकी तुम डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो, हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। ओके सर। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो डॉक्टर के लिए इतनी आसानी से मान कैसे गया। उसका दिमाग समझना वाकई में मुश्किल है। एक तरफ उसने संतोष को शूट कर दिया और दूसरी तरफ शनाया के लिए डॉक्टर अंदर भेजने के लिए मान गया। हो सकता है वो यहाँ संतोष को ही मानने आया। संतोष और बाकी बच्चों के पेरेंट्स आ गए और नंदी कहाँ है? सर मैंने उस बच्ची के साथ बात की जो उस आदमी के साथ स्कूल के अंदर आई थी। उस बच्ची ने बताया कि उस आदमी की यहाँ पिंकी नाम की बेटी पढ़ती है और वो शायद उसी क्लास में पढ़ती है जहाँ उसने कुछ बच्चों को हॉस्टेज बना रखा है। लेकिन सर प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ कोई पिंकी नाम की बच्ची नहीं पढ़ती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ये यहाँ पे घुसने की चाल हो? डॉक्टर खोल। जल्दी खोल। साहब इसमें तो हेलमेट पहना हुआ है, पर हाँ कपड़े उसने ऐसे ही पहने हुए थे। वसंत नगर से मेरे ऑटो में बैठा था, थोड़ा सा आगे चला फिर अचानक से उतर गया। भैया रिक्शा रोको, बाजू में ही उतरना है। सर हमारी एक टीम आसपास पूछताछ कर रही है और हमने ऑपोजिट साइड की नाकाबंदी को भी अपडेट कर दी है। गुड। सर नंदिनी को ले आए हैं और उन 4 बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए हैं। देखिए आप लोग घबराइए मत, जो भी बच्चे सही सलामत हैं हम उन्हें जरूर बचा लेंगे। सही सलामत है इसका क्या मतलब सर? वी आर वेरी सॉरी, हमारे यहाँ आने से पहले वो संतोष को नहीं सर, हो सकता है कि आप लोगों का कोई दुश्मन जिसने उस आदमी को यहाँ। और सब जानते हैं कॉलेज के एक लड़के के साथ भी उसका अफेयर है। कॉलेज का लड़का कौन? श्रवण, लेकिन उसके नाम के अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। 5 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस बच्चों को रेस्क्यू कर पाएगी या नहीं, इस बात का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। ओ जिंदल साहब, तो काम के लिए कर रहा हूं, समझती है तू? समझती है? ओ जिंदल साहब कहां गए? अब मांगनी सुनोगे मेरी? सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि नंदिनी सच बोल रही होगी और ये कांड बच्चों की आपसी रंजिश का लग रहा है। सर जरूर नंदिनी का इसमें कुछ लेना देना है। लेकिन क्या पिंकी का भी कुछ लेना देना है? क्योंकि वो पिंकी को ही ढूंढता हुआ यहाँ आया है। हो सकता है सर। सर उस आदमी ने अजीब सी शर्त रखी है, वो बोल रहा है पिंकी को उसके हवाले कर दो, वो सबको छोड़ देगा। मनीष जो भी है जल्दी बोलो। सर एक अपडेट देना है। देखो रमेश के केस में जो भी है तुम हैंडल करो, या स्कूल में मामला बहुत क्रिटिकल है। लेकिन सर मुझे स्कूल के केस के बारे में अपडेट देना है। कैसी अपडेट? सर जिस आदमी ने बच्चों को होस्टेज बना रखा है उसका नाम विनोद है। 6 साल पहले रमेश ने इस विनोद को एक केस में अंदर करवाया था और 1 महीने पहले ये विनोद रिहा हुआ है। रमेश ने विनोद को अंदर करवाया था तो उसने यहाँ स्कूल में बच्चों को बंद क्यों बनाया होगा? आई थिंक सर स्कूल के केस का रमेश के मर्डर से भी कनेक्शन है। अब समझ में आया, उसने नंदिनी का नाम सुनने के बाद ही अपना इरादा बदला है। हाय नंदिनी। हाय। वो पिंकी के लिए ही आया है, जिसे वो शक्ल से नहीं पहचानता, उसे सिर्फ नाम से जानता है। लेकिन सर अब हम करें क्या? सबकी जान बख्शने के लिए वो कह रहा है उसे पिंकी चाहिए, लेकिन अब पिंकी को कहां से लाएं हम? अगर हमने जबरदस्ती क्लासरूम में घुसने की कोशिश की तो वो बाकी के बच्चों को छोड़ेगा नहीं।
बच्चों को सेफ बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी होगी। देखो, हमने पता लगा लिया है कि स्कूल में पिंकी कौन है, लेकिन तुम हमें यह बताओ कि तुम पिंकी से चाहते क्या हो? वही जो आप इन सब स्टूडेंट्स को बचा के पाना चाहते हैं। अगर पिंकी नहीं मिली ना तो मैं सबको जान से मार दूंगा। और आप ही ने कहा था मेरी हर मांग पूरी होगी। लेकिन हम पिंकी की जान भी खतरे में नहीं डाल सकते। जान से नहीं मारूंगा उसे, लेकिन अगर पिंकी नहीं मिली ना तो इन सबको जान से मार दूंगा मैं। ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज डोंट शूट। ठीक है, देखो हम पिंकी को तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन उससे पहले बाकी के बच्चों को छोड़ दो, बाहर आने दो उनको। नहीं जिंदा साहब, मुझे पहले पिंकी चाहिए। पर तुम... अच्छा ठीक है, मुझे पहले पिंकी को देखना है। अब एक काम कीजिए, इस मोहित के नंबर पे वीडियो कॉल कीजिए, हम फिर बहस करते हैं। काजल। यस सर। अगर तुम्हें अंदर जाना पड़े, डरोगे तो नहीं? नहीं सर, आई एम रेडी। गुड, तैयार हो जाओ। ओके सर। काजल, तुम्हें पता है ना क्या करना? यस सर। बहुत डरी हुई है पिंकी। देखो, अगर तुम पिंकी और बाकी के बच्चों को सही सलामत बाहर आने दोगे तो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हें जाने दें। बेवकूफ अच्छा बना ले तो जिंदल साहब। मतलब कि मुझे पिंकी चाहिए, लेकिन जिंदा नहीं। आप इसी वीडियो कॉल में पिंकी को गोली मार दो, वरना मैं यहीं सबको गोली मार दूंगा। जब 10 तक गिनूंगा, इतना ही वक्त है आपके पास। 1। गिनती गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने अब एक भी बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो गोली हम भी चलाएंगे। किस पर? वो देख ले। आई थिंक सर, स्कूल के केस का रमेश के मर्डर से भी कनेक्शन है। जिस आदमी ने रमेश पे गोली चलाई थी, वो आदमी संगम विहार नाकाबंदी से एक ऑटो पकड़ के भाग गया था। आगे चल के उसने दूसरा ऑटो पकड़ा था। उस दूसरे ऑटो को हमने ट्रेस कर लिया। सर, मेरी बात हो रही है सर। रुक जाओ। बोल। सर, सजा तो हमें बहुत बाद में हुई, लेकिन उसके केस करने के बाद से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए। कोर्ट के चक्कर काटते काटते सब कुछ तबाह हो गया सर। हमारी दुकान तक बंद हो गई। कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था। जो हमने बनाया था सब उजड़ गए। वकील की फीस भरने के चक्कर में हमें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। फिर भी खुद को सजा से नहीं बचा पाए? हाँ सर, नहीं बचा पाए। जब 4 साल पहले मैं जेल से रिहा हुआ, तब से सड़कों पर धक्के खा रहा हूँ। कोई अपने यहाँ नौकरी देने तक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 1 महीने पहले जब विनोद भैया जेल से आए तो वो ठान चुके थे कि जिन्होंने हमें तबाह किया है, हम उनको खत्म कर देंगे। रमेश को मारेंगे हम प्रकाश, लेकिन रिद्धि को नहीं। प्रकाश, अब शादी नहीं होगी, बर्बादी होगी। जिसमें उसकी जान बसती है ना, उससे उसे छीन लूंगा मैं। पिंकी को मारूंगा मैं, और तुम रमेश को मारो। सर, रिद्धि 7 साल पहले लखनऊ में रहती थी, फिर वो कानपुर आई और यहीं रहने लगी। भैया ने रिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट से सारी जानकारी ले ली थी कि पिंकी उस स्कूल में पढ़ती है और किस क्लास में पढ़ती है। हालांकि भैया 7 साल पहले उससे मिले थे, लेकिन फिर भी विनोद भैया ठान चुके थे कि वो पिंकी को खत्म कर देंगे।